अस्सलामुअलैकुम। बेटा हम लोग अपनी लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एसिडिक बफर। मैंने आपको एसिडिक बफर में कुछ चीज़ें बताई समझाई कि एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट अगर मिक्स कर दें तो वो एसिडिक बफर बनाता है बेटा। और मैंने आपको उसकी इक्वेशंस बताई। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में ये बताया कि किसी वीक एसिड में उसका सॉल्ट इसलिए डाला जाता है क्योंकि वीक एसिड्स नियरली 1% डिसोसिएट होते हैं, तो वो कॉन्जुगेट बेस प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया था, उसी वीक एसिड का सॉल्ट ऐड किया था। ठीक है, हमने एसिडिक बफर के अंदर। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि बफर सॉल्यूशन जैसा भी हो, अगर आप उसमें एसिड डालेंगे तो वो बेस से रिएक्ट करेगा और बेस डालेंगे तो वो एसिड से रिएक्ट करेगा। बफर सॉल्यूशंस उन सॉल्यूशंस को कहते हैं जो चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करते हैं। यानी अगर आप किसी सॉल्यूशन में एसिड डाल रहे हैं तो सॉल्यूशन की पीएच कम हो जानी चाहिए, नहीं हो रही। अगर आप किसी सॉल्यूशन में बेस डाल रहे हैं तो उसकी पीएच बढ़ जानी चाहिए, नहीं हो रही। इसका मतलब आपका डाला हुआ एसिड या आपका डाला हुआ बेस कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रहा है। और वो उस बफर सॉल्यूशन में कंज्यूम कैसे हो रहा होता है, रिएक्ट कैसे हो रहा होता है, कि बफर सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक एसिड पार्ट और एक बेसिक पार्ट। तो जब आप एसिड डालते हैं तो वो बेस से रिएक्ट कर जाता है और जब आप बेस डालते हैं तो वो एसिड से रिएक्ट कर जाता है। अच्छा, अभी इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, बेसिक बफर्स के बारे में आपको बताऊं, एक बात हमेशा याद रखा करें कि जब भी आप किसी बफर सॉल्यूशन में एसिड डालेंगे वो बेस से रिएक्ट करेगा, वो बेस डालेंगे तो एसिड से रिएक्ट करेगा। ये वाला मैकेनिज्म पूरे बफर सॉल्यूशन में कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा ही होगा चाहे वो बफर सॉल्यूशन किसी भी तरह का क्यों ना हो। ठीक है, हमने अपने एसिडिक बफर में कॉम्पोजिशन के बारे में बताया कि वीक एसिड और उसका सॉल्ट होना चाहिए। आज मैं आपको बेसिक बफर बताता हूं, फिर मैं आपको कुछ बफर सॉल्यूशंस की एग्जांपल्स दूंगा। पहले हमने एसिडिक बफर पढ़ा, आज हम बेसिक बफर पढ़ते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बफर सॉल्यूशंस की डिफरेंट एग्जांपल्स भी दूंगा। तो मैं बेटा आज से स्टार्ट करने लगा हूं बेसिक बफर। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो होगा बेटा बेसिक बफर से। तो आप हेडिंग लिखेंगे बेटा बेसिक बफर। बेसिक बफर की डेफिनेशन क्या है? जैसे एसिडिक बफर की डेफिनेशन में था कि बफर सॉल्यूशंस व्हिच हैव पीएच लेस देन 7। तो बेसिक बफर की डेफिनेशन है बेटा व्हिच हैव पीएच ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन में, बेसिक बफर सॉल्यूशन में बेटा कि बफर solutions which have pH pH greater than 7 बेटा। एक बात हो गई। बेसिक बफर बनते कैसे? जैसे आपने एसिडिक बफर में वीक एसिड और उसका सॉल्ट डाला था बेटा, वैसे बेसिक बफर में हम लोग वीक बेस और उसका सॉल्ट डालते हैं। तो हाउ टू मेक द बेसिक बफर? आप कहेंगे बेसिक बफर्स आर फॉर्म्ड, बेसिक buffers are formed by mixing weak base and its salt. Weak base and its salt. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सर, मतलब क्या क्या मिलेंगे? मैं एग्जाम्पल देता हूं। जैसे बेटा सपोज करो एक्वस अमोनिया इज अ वीक बेस। इसको लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, वीक बेस।
अच्छा, वीक बेस और इसी का सॉल्ट, आप इसके अंदर सॉल्ट डाल दें। सपोज करो मैं इसमें अमोनिया का सॉल्ट ऐड करता हूं, जैसे अमोनियम क्लोराइड। तो वीक बेस और उसका सॉल्ट अगर मिक्स हो जाएंगे तो जो आपका बफर सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा बेटा? बेसिक बफर होगा। अब देखते हैं इन इन दो चीजों में होगा क्या, इन दोनों के मिक्स करने से जो बेसिक बफर बनेगा वो काम कैसे करेगा, वो पीएचपी चेंज को रेजिस्ट कैसे करेगा, हाउ। अच्छा, कलर्स का ख्याल रखिएगा। इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था बेटा कि मैं डिफरेंट कलर से लिखूंगा ताकि आपको ना चीजें समझ में आ जाए थोड़ा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर बेस को रेड से और उसके सॉल्ट को पर्पल से लिख रहा हूं, तो ज़रा देखिएगा इस मिक्सिंग में होगा कुछ ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां लिखा एक्वस अमोनिया, ठीक है बेटा। जब आप इसकी डिसोसिएशन इक्वेशन लिखेंगे तो एक्वस अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या देगा बेटा? अमोनियम आयन देगा और साथ में क्या दे देगा? हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है। ये हो गया आपका वीक बेस की डिसोसिएशन, ठीक है। अब मैं सॉल्ट की डिसोसिएशन लिख रहा हूं बेटा, कलर का ख्याल रखिएगा। अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। तो बेटा अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो सिंगल एरो से शो करेंगे, और ये क्या बनाएगा बेटा? NH4 पॉजिटिव और साथ में बनाएगा Cl नेगेटिव। डन हो गया। अब जरा फर्क देखिएगा, मैं इनको लेबलिंग करता हूं। पहले वाली इक्वेशन को देखिए बेटा, ये बेस है, ठीक है। अगर ये बेस है तो ये अमोनियम क्या चीज है? कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा, नीचे वाले में देखिए बेटा, ये सॉल्ट है, बिल्कुल है। तो बेटा सॉल्ट किन किन चीजों में टूट रहा है देखिएगा, एक तो क्लोराइड हो गई, दूसरी क्या चीज दे रहा है? अगेन कॉन्जुगेट एसिड दे रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा सा गौर करना है बस, समझ में आ जाएगी मेरी बात। अब देखें, अगर आप थोड़ा सा खुद से सोचेंगे शायद आपको बात समझ में आ जाए। अगर आप कहते हैं कि वीक बेस नियरली 1% डिसोसिएट होता है या लेस देन 1% डिसोसिएट होता है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि मेरी फर्स्ट इक्वेशन में कॉन्जुगेट एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ना होने के बराबर होगी। सपोज करो बेटा, अगर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है और उसमें से सिर्फ एक ब्रेक होता है, तो मैं कह सकता हूं कि 100 अमोनिया के मॉलिक्यूल जब ब्रेक होंगे तो 99 अमोनिया रिमेनिंग बचेंगे और एक कॉन्जुगेट एसिड होगा अमोनियम। तो अब आप नीचे वाली इक्वेशन को देखें, आप कह रहे हैं सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। तो बेटा कंप्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब यह हो गया कि वो कॉन्जुगेट एसिड में पूरे का पूरा कन्वर्ट हो गया। तो आपने वीक बेस में उसका सॉल्ट क्यों डाला? इसलिए डाला कि आपका वीक बेस कॉन्जुगेट एसिड नहीं प्रोवाइड कर सकता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा। तो आपने सॉल्ट डाल के उसके कॉन्जुगेट एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन किया। दोनों में फर्क याद रखिएगा। जब आप एसिडिक बफर यूज कर रहे थे तो एसिडिक बफर में सॉल्ट कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कर रहा था, और जब आप बेसिक बफर में सॉल्ट डाल रहे हैं बेटा, तो सॉल्ट कॉन्जुगेट एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रख रहा है। तो अब आपके बफर सॉल्यूशन में वीक बेस भी है और उसका कॉन्जुगेट एसिड यानी एसिड वाला पार्ट भी है। तो बेटा एसिड डालोगे तो किससे रिएक्ट करेगा? बेस से। बेस डालोगे तो किससे रिएक्ट करेगा? एसिड से। हम इसकी एसिड बेस इक्वेशंस चेक करते हैं। अगर हम इस बफर सॉल्यूशन में एसिड डालें या बेस डालें तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, चेक कीजिए। सपोज करो बेटा, मैं अगर स्टार्ट करता हूं एडिशन ऑफ एसिड से, सपोज मैं कहता हूं आप इस बफर सॉल्यूशन में थोड़ा सा एसिड डाल दें, एडिशन ऑफ एसिड यानी H पॉजिटिव आयन डालें इसमें। तो बेटा
H पॉजिटिव आइंस, ख्याल रखिएगा, कलर्स का ख्याल रखिएगा। H पॉजिटिव आइन किससे रिएक्ट करेगा बेटा? आपके बेस के साथ। अमोनिया इज अ बेस, बेटा बेस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? NH4 पॉजिटिव। अब बेटा अगर आप इसी बफर सॉल्यूशन में बेस डाल दें, सपोज करो ये देखिएगा, मैंने कहा एडिशन ऑफ बेस, चेक करें जरा। तो देखें बेटा, अगर आप इसमें बेस डालेंगे यानी कि OH माइनस आइन डालेंगे, अगेन वापस से ख्याल रखिए बेटा किसका? कलर्स का। ये किससे रिएक्ट करेगा? बेस एसिड से। कौन है आपके आपके जो बीकर है उसमें एसिड कौन है? NH4 प्लस। आपने कहा NH4 प्लस के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा क्या बना लेगा पता है? ये बनाएगा NH3 और साथ में बना लेगा वाटर। आपको याद है मैंने अपनी लास्ट लेक्चर में आपको एक बात समझाई थी, अगर आपको कभी शक हो जाए कि पता नहीं मैंने एसिड बेस इक्वेशन सही बनाई है या नहीं, उसका एक आसान हल है, आप उसकी ओवरऑल इक्वेशन बना लें। अगर ओवरऑल इक्वेशन बनाते वक्त आपकी इक्वेशन आ रही हो H प्लस ओ एच माइनस गिव्स यू H2O, इसका मतलब है आपने सही इक्वेशन बनाई है। अब जैसे सपोज करो मुझे डाउट हो रहा है, पता नहीं यार मैंने इक्वेशन सही बनाई है या नहीं, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूं। इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर लेते हैं। जैसे बेटा अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर दें, पेपर में मर्ज करना नहीं है ये तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आप ऐसा कर लें। तो बेटा आप कहेंगे कि अमोनियम से अमोनियम कैंसिल, अमोनिया से अमोनिया कैंसिल, तो बेटा आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन में क्या क्या बच रहा है? एरो से पहले क्या बच रहा है? H प्लस आइन, OH माइनस आइन, और बेटा एरो के बाद क्या बच रहा है? H2O। ये कंफर्मेशन होती है किसी बफर सॉल्यूशन की कि मैंने बफर सॉल्यूशन की इक्वेशन सही बनाई है या नहीं। अगर आपकी ओवरऑल इक्वेशन H प्लस ओ एच माइनस गिव्स यू H2O आ रही है, इसका मतलब है आपने बफर सॉल्यूशन की इक्वेशन सही बनाई है। नहीं आ रही, इसका मतलब गड़बड़ हो गई है। अच्छा, इसी बात को आपको बोलेगा ली चैटलियर प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करो, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करके बताया था। मैं इसी बात को ली चैटलियर प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकता हूं। कैसे? बस आपने कलर्स का ख्याल रखना है। जब आप कोई वीक बेस और उसका सॉल्ट मिलाते हैं तो इक्विलिब्रियम किन दो चीजों के बीच में आता है? ये देखिए बेटा, इक्विलिब्रियम आता है एक्वस अमोनिया और उन दोनों के बीच में, देखिएगा समझ में आ जाएंगी आपको बात, आएगा NH4 पॉजिटिव। आपको पता है ना NH4 पॉजिटिव कहां से आया? पर्पल वाला सॉल्ट से आया। साथ में आपने क्या लिखा बेटा? OH माइनस आइन। अब आप देखें, आप इसी बात को ली चैटलियर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जो मैंने ऊपर लिखी है। एसिड डालो बेस से रिएक्ट करता है, बेस डालो एसिड से रिएक्ट करता है। कैसे कर सकते हैं बताता हूं। सपोज करो बेटा आपने बेस डाला, बेस डालने का मतलब आपने OH माइनस आइन डाले। बेटा OH माइनस आइन का मतलब आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, मानते हो? बेटा ली चैटलियर क्या कहता है? अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि OH आयन डालने यानी बेसिक कंडीशन के अंदर आपका बेसिक बफर बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप H प्लस आयन डालते हैं, एसिड डालते हैं, तो H प्लस आयन क्या करते हैं? अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम आयन बनाते हैं। तो बेटा अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम आयन किस डायरेक्शन में बन रहे हैं? फॉरवर्ड। यानी अगर आप एसिड डालेंगे बेटा तो इक्विलिब्रियम कहां चला जाएगा? फॉरवर्ड चला जाएगा। आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट नोट कीजिए, ये इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली एसिडिक बफर के ऑपोजिट है। मतलब समझाता हूं, देखिए अगर आप
किसी बेसिक बफर में एसिड डालते हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहा है, मानते हो? कहां जा रहा है? फॉरवर्ड। जरा पिछले वाले लेक्चर में देखिए, जब आप किसी एसिडिक बफर में एसिड डालते हो तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आ रहा है। चेक कर ले, ऑपोजिट हो रहा है। देखें आप, दोबारा देखिए, आपने एक बेसिक बफर में बेस डाला तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आ रहा है। आ रहा है। जब आपने एसिडिक बफर में बेस डाला था तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहा है। गौर से देखें, यानी जो काम एसिडिक बफर में हो रहे थे, एसिड और बेस डालने से बेसिक बफर में वही काम करोगे तो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट काम हो रहा है। इक्विलिब्रियम बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहा है। उसमें अगर एसिड डालने से बैकवर्ड आ रहा था तो बेसिक बफर में एसिड डालने से कहां जा रहा है? फॉरवर्ड। उसमें अगर बेस डालने से फॉरवर्ड जा रहा था तो बेसिक बफर के अंदर बेस डालने से कहां जा रहा है? बैकवर्ड जा रहा है। बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। तो अगर आपको मेरी लास्ट वाली बात समझ में आ गई है तो बहुत सिंपल है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपके लिए लिख देता हूं इसमें बेटा। सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, हम लोग सॉल्ट क्यों यूज करते हैं? वाई वी आर यूजिंग सॉल्ट ऑफ द वीक बेस। तो मैं पहला पॉइंट उसके लिए लिख रहा हूं, salt of weak base is used to maintain the concentration of conjugate acid बेटा। आप देखिएगा, मैंने पिछले वाले में स्टेटमेंट लिखवाया था, सॉल्ट इसलिए डाला था टू मेंटेन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। यहां क्या बोल रहा हूं? कॉन्जुगेट एसिड। दूसरी बात बेटा, एडिशन ऑफ एसिड, एडिशन ऑफ एसिड to a basic buffer, addition of acid to a basic buffer will shift the equilibrium to the right, जिसे आप फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है। while addition of base will shift equilibrium to the left बेटा। लेफ्ट का मतलब बैकवर्ड बेटा। बैकवर्ड हो जाएगा। ये हो गया बेसिक बफर। हमने अपनी लास्ट क्लास में एसिडिक बफर पढ़ा बेटा, आज हमने थोड़ा सा बेसिक बफर के बारे में पढ़ा। अब मैं ना आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ ताकि मेरी बात आपको और अच्छी समझ में आ जाए, जो जो कुछ मैंने पढ़ाया उसकी इंप्लीमेंटेशन हो जाए। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ बफर सॉल्यूशंस की। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, पास पेपर में एक सवाल है, मैं उसी को कोट कर देता हूँ। जैसे CH3NH2, इसे कहते हैं अमाइनो मीथेन या मीथाइल अमाइन भी कह सकते हैं आप इसको।
अमाइनो मीथेन। अगर आप इस अमाइनो मीथेन को इसी के सॉल्ट में डाल दें तो आपको याद होगा बेटा, अमाइंस आर वीक बेसिस। अमाइंस में हमने क्या पढ़ा था? अमाइंस आर वीक बेसिस। तो बेटा अमाइंस एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप सोचो, अगर मीथाइल अमाइन है तो इसी का सॉल्ट होना चाहिए, तो उसका सॉल्ट क्या होगा बेटा? ये देखिए, CH3 NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब देखें, ये एक बफर सॉल्यूशन है। ये बफर सॉल्यूशन काम कैसे करेगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको एक बेसिक बफर अमोनिया वाली एग्जांपल दी थी। तो पहले मैं इसकी इक्वेशंस बना के आपको बताता हूं। कलर्स का आप लोग खुद ख्याल रखिएगा, एक पर्पल से लिखूंगा, एक ब्लैक से लिखूंगा। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल एक्वस मिथाइल अमाइन है बेटा, ये आपको देगा CH3 NH3 पॉजिटिव और साथ में क्या देगा? OH नेगेटिव। बिल्कुल वही काम कर रहा हूं जो मैंने एक्वस अमोनिया के साथ किया है। देखें आप, वो अमोनिया के साथ यही सब कुछ किया है ना मैंने। इसी तरीके से आप देखिए, इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा बेटा। तो आप कहेंगे CH3 NH3 प्लस और Cl माइनस। ठीक है, आप देखें ये कंप्लीटली डिसोसिएट होके दे देगा CH3 NH3 प्लस और साथ में Cl माइनस। थोड़ा गौर कीजिए, पहले वाली इक्वेशन में देखें बेटा, आपका अमाइन एक वीक बेस है, ये रहा आपका बेस। पार्ट ऑफ अ बेस व्हेन इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन इज कॉन्जुगेट एसिड बेटा, ये हो गया आपका एसिड। अब मसला ये है कि वीक बेसिस लेस देन 1% डिसोसिएट होते हैं, तो पहली इक्वेशन में आपका कॉन्जुगेट एसिड ना होने के बराबर होगा, मतलब नहीं है। तो अब हम अपने बफर सॉल्यूशन में एसिड कहां से लाएं? वो सॉल्ट प्रोवाइड कर देगा। आप नीचे वाली इक्वेशन को गौर से देखें बेटा, ये रहा आपका सॉल्ट और ये वापस से उसने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया? कॉन्जुगेट एसिड बेटा। तो आपके सॉल्यूशन के अंदर बेस भी आ गए, आपके सॉल्यूशन के अंदर कॉन्जुगेट एसिड भी आ गए। अब अगर आप एसिड डालेंगे तो वो बेस से रिएक्ट कर जाएगा, अगर आप बेस डालेंगे तो वो एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, खत्म। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा याद देखिएगा, मैं अगर आपसे कहूं कि इस बफर सॉल्यूशन में, अच्छा आप खुद से ट्राई करें, खुद से ट्राई करें। मतलब अगर मैं आपको आपको एक सवाल देता हूं, एक दफ़ा आप खुद से करेंगे तो मुझे यकीन है और कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आपको आएगा बेटा। आपको मैं कहता हूं इस बफर सॉल्यूशन में एडिशन ऑफ एसिड और एडिशन ऑफ बेस करें बेटा, देखें क्या बनता है। आप चेक करें आप सही बनाते हैं या नहीं। मैं तो बना दूंगा, आप पहले खुद से ट्राई करें। एक दफ़ा आप खुद से करेंगे, मुझे यकीन है आप में कॉन्फिडेंस आएगा इंशाल्लाह। देखें आप, ये आपको मैंने इक्वेशन, मैंने आपको बफर सॉल्यूशन दे दिया और अब मैं आपको बोलता हूँ इसमें एडिशन ऑफ एसिड करें, तो ट्राई करें खुद से। एडिशन ऑफ एसिड बेटा, खुद से करना है आपने। मतलब मेरा वाला वो मत देखिएगा, खुद से करें। फिर उसके बाद करने के बाद कंपेयर कीजिएगा और चेक कीजिए आपने सही बनाया या नहीं बनाया बेटा। एडिशन ऑफ बेस, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको चीज़ें क्लियर हैं या नहीं।
आई होप आपने बना लिया हो। मैंने आपको करके दिया। देखो बेटा, एडिशन ऑफ एसिड, आपने एसिड डाला, उसने किससे रिएक्ट किया? बेस से। ठीक है, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में बेस तो बहुत सारा है और वो सिर्फ 1% डिसोसिएट हुआ था, तो बेस तो बहुत है। अच्छा, आपने बेस डाला तो उसने किससे रिएक्ट किया? कॉन्जुगेट एसिड से। किसके प्रोवाइड किए हुए? सॉल्ट के। क्योंकि आपके बेस का कॉन्जुगेट एसिड तो है ही नहीं ना। जब आप खुद कहते हैं 1% से भी कम डिसोसिएट हो रहा है, तो उसका मतलब है ही नहीं। तो आप, इसलिए मैं कहता हूं कि जरा कलर्स का ख्याल रखा करें कि मैंने जब एसिड डाला बेटा तो उसने बेस से रिएक्ट किया, और जब मैंने बेस डाला तो उसने एसिड से रिएक्ट किया, मगर किसके प्रोवाइड किए हुए एसिड बेटा? सॉल्ट से, जो सॉल्ट से आया है, क्योंकि आपके बेस का कॉन्जुगेट एसिड है ही नहीं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने ये इक्वेशन सही बनाई है? आप चेक करें। वैसे तो अब तो मुझे यकीन है आपको समझ में आ गई होगी, शक्ल देख के भी समझ में आ रहा है मैंने सही बनाई है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अक्रॉस द इक्वेशन सेम सब्सटेंसेस कैंसिल कर दूं, तो आप देखेंगे मेरी ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगी? H प्लस ओ एच माइनस गिव्स यू H2O। मैं आपको पास सेवर का एक और सवाल देता हूँ इसी तरह। तो कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ ना, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए बेटा कि पेपर में काम कैसे करना है। एक सवाल आपको और देता हूँ। इसमें उन्होंने एक दफ़ा पूछा था ये वाला, मैं सवाल सवाल ये था बेटा कि H2PO4 नेगेटिव था बेटा, और प्लस Na2HPO4 था। अच्छा, H2PO4 को कभी कभी लोग NaH2PO4 भी कहते हैं। अब सवाल, जैसे मैं पहले एक काम करता हूँ, आपको मैं पूरी बात बता देता हूँ ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। ये लो, ये पास पेपर का एक सवाल है। एग्जामिनर ने बोला ये दो सॉल्ट्स मिक्स कर दें तो ये एज अ बफर एक्ट करेंगे। जो बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उनको कभी भी परेशानी नहीं होती इसमें। अब लोग बोलेंगे कि सर, आप कहते थे यार बफर सॉल्यूशन में एसिड और सॉल्ट होता है या बेस और सॉल्ट होता है। सर, उसने दोनों सॉल्ट दे दिए। नहीं दिए ना। आप गौर से देखें, इनमें से किस सब्सटेंस के अंदर H ज्यादा है? फर्स्ट वाले में। तो पता है वो ऐसा क्या बिहेव करेगा? एसिड। और किस में H कम है? सेकंड वाले में। वो ऐसा सॉल्ट बिहेव करेगा। दैट्स इट। सही है। अब आप बोलेंगे सर, तो बात तो दूसरी हो गई। नहीं हुई ना बात दूसरी। आपको याद है सॉल्ट्स एसिड भी होते हैं, एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं और बेसिक सॉल्ट भी होते हैं। दैट्स इट। तो बेसिकली वो आपको सॉल्ट के साथ एक एसिडिक सॉल्ट दे सकता है, या सॉल्ट के साथ एक बेसिक सॉल्ट दे सकता है। ऐसा भी कर सकता है, कोई इशू नहीं। अब जैसे इस केस में उसने क्या किया है, आपको सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट दे दिया, कोई बात नहीं। आप पहले वाले में H ज्यादा है तो इसे क्या कंसीडर कर लें अपना? एसिड। और दूसरे वाले को क्या कंसीडर कर लें? सॉल्ट। अब इसको मैं जरा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दूं और अच्छा समझ में आ जाएगा। दोबारा देखिए, मैं इनको वापस से लिखने लगा हूं, ताकि आपको जरा आसानी से चीजें समझ में आ जाए। जैसे मैंने इसे लिखा बेटा, पहले वाले को मैं कलर चेंज करके लिखूंगा ताकि बात समझ में आ जाए। H2PO4, मैंने उसमें से सोडियम हटाया, तो बेटा एक कैट आइन हटाने से ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस, अब सॉल्ट देखिए, सॉल्ट को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, Na2HPO4। अब देखें, आपको इंशाल्लाह चीज़ें और अच्छी आराम से समझ में आ जाएंगी। लुक एट हियर, मैं इनकी इक्वेशंस बनाता हूं बेटा। चलें, मैं पहले एसिड की इक्वेशन बना रहा हूं, ये देखिएगा। H2PO4 नेगेटिव था बेटा, ये दे देगा, आप इसमें से एक H हटा दें, ये बच जाएगा HPO4। तो बेटा कैट आइन हटाने से ओवरऑल चार्ज क्या आता है? माइनस। आपने ऊपर चार्ज लिख दिया बेटा -2। आ जाओ, प्लस H पॉजिटिव आए। ये हो गई हमारी एसिड की इक्वेशन। अब आ जाते हैं अपने सॉल्ट की इक्वेशन पे बेटा। ये देखें, कलर्स का ख्याल रखिए, मैं अलग अलग कलर्स यूज कर रहा हूं। Na2HPO4, ये देखें,
इसने प्रोवाइड किया HPO4 नेगेटिव और साथ में 2Na पॉजिटिव। अगर आप थोड़ा गौर करें ना, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आप देख, वही सारे काम हो रहे हैं जो ऊपर किए थे। भाई पहले वाले के अंदर ये एसिड है, बिल्कुल है, तो बेटा ये क्या हुआ इसका कॉन्जुगेट बेस। लेकिन अगर वीक एसिड 1% से भी कम डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब है कॉन्जुगेट बेस तो ना होने के बराबर है। तो उस कॉन्जुगेट बेस को आपने किससे मेंटेन रखा? सॉल्ट से। तो बेटा नीचे चेक करें, नीचे सॉल्ट है, हाँ है, और बेटा सॉल्ट डिसोसिएट होके दे क्या रहा है? कॉन्जुगेट बेस। दैट्स इट। तो एसिड डालोगे बेस से रिएक्ट करेगा, बेस डालोगे एसिड से रिएक्ट करेगा। मैं चाहता हूं मैं आपको लिख के दूं, आप मेरे लिखने से पहले पहले इसकी एसिड बेस इक्वेशंस खुद बना लें, एंड यू कैन डू इट। एसिड डालो बेस से रिएक्ट कराओ, बेस डालो एसिड से रिएक्ट कराओ। और कंफर्मेशन कैसे होगी? सो सिंपल। कंफर्मेशन कैसे होती है? आप दोनों की मर्ज कर दें इक्वेशन, अगर वो बन रही है H+OH- गिव्स यू H2O तो सही है, नहीं हो रही तो बस छोड़ दो। का मतलब है गड़बड़ कर दिया आपने। चलो आप खुद बनाओ, मैं भी बना रहा हूं, आप भी बनाओ, साथ साथ बना लो। मैं इसकी एडिशन ऑफ एसिड के अंदर इक्वेशन बनाता हूं, देखिएगा बेटा। सपोज आप बोर्ड की तरफ मत देखिए, आप खुद से बनाएं। एडिशन ऑफ एसिड बेटा, आपने एसिड डाला तो H पॉजिटिव आयन एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, HPO4 नेगेटिव बेटा बेस के साथ रिएक्ट करेगा। बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, H2PO4 नेगेटिव। मैंने आपसे कहा एडिशन ऑफ बेस कीजिए बेटा, कर लेते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एडिशन ऑफ बेस, आपने इस बफर सॉल्यूशन में बेस डाला बेटा, तो OH नेगेटिव रिएक्ट कर जाएगा एसिड से, H2PO4 नेगेटिव बेटा, और ये क्या बनाएगा? HPO4 नेगेटिव साथ में बना लेगा वाटर। अब H2PO4 नेगेटिव, ठीक है, और H2, हाँ एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहां आएगा -1 बेटा, ठीक है, वेरी गुड, सही है। तो अगर कैटाइन रिमूव होगा तो चार्ज नेगेटिव आएगा, और अगर कैटाइन ऐड हो जाएगा तो चार्ज वापस से खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चला कि मैंने ये इक्वेशन सही बनाई है? वैसे तो शक्ल से भी लग रहा है मैंने सही बनाई है। आप अगर इसको, इसके जो सेम वो हैं अक्रॉस में सेम सब्सटेंसेस हैं, उन्हें कैंसिल करें, आप गौर से देखें आपके पास क्या बच रहा है? H+OH- गिव्स यू H2O। ठीक है, तो कितनी आसान बात है कि यार बफर सॉल्यूशन का एक सिंपल सा मैकेनिज्म है, एसिड डालो बेस से रिएक्ट कर जाता है, बेस डालो एसिड से रिएक्ट कर जाता है। तो वो जो आपकी ऐड की हुई एसिड या बेस होती है वो कंज्यूम हो जाती है, बात खत्म हो गई, दैट्स इट। अच्छा, एक चीज मैं आपको इसमें ना और सिखाता हूं। देखो बेटा, कभी अगर देखो मुझे नहीं मालूम आपका एग्जामिनर आपसे किस किस तरह के सवाल कर सकता है, मैं तो आपको मैक्सिमम जो मुझे याद है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, चीजें बता रहा हूँ। लेकिन बेटा आप ना एक बात पे कभी गौर करें। मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी देता हूं। मैंने आपको जितने बफर सॉल्यूशंस की एग्जाम्पल्स दी हैं, आप चेक करें बेटा, उसके सॉल्ट से आपको पता चल जाता है कि आपके एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा और आपके बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, आपको पता चल जाता है। किससे? सॉल्ट से पता चल जाता है। कैसे? मैं बताता हूं, दोबारा देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कह रहा हूं ना आपको बात ऐसे क्लिक करेगी, जम सुकून हो जाएगा। जरा देखें, मैं आपको शुरू से एक बात समझाता हूं, जरा गौर से देख। अब आपके साथ मैं डिस्कस कर सकता हूं, जरा देखें। जैसे बेटा आप इसे गौर से देखिए, ये बफर था,
जो मैंने सर्किल किया था। अच्छा, पहला वाला क्या है? एसिड। दूसरा वाला क्या है? सॉल्ट। चेक करो, क्या आपके एसिड का कॉन्जुगेट बेस आपके सॉल्ट में नहीं छुपा हुआ? नजर आ रहा है? CH3COO आ रहा है। हर सॉल्ट में आपका कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस छुपा हुआ होगा, हर सॉल्ट में। मैं आपको सारी एग्जांपल वन बाय वन दोबारा बता रहा हूं। पहली एग्जांपल देखी, दूसरी देखिएगा बेटा। कट हेयर, ये मैंने आपको अभी अभी कराया है, ठीक है? ये मैंने आपको करा दिया। किसका? हेलो, क्या बोला इसने? इसने क्या पूछा मुझसे? अबे यार, मैंने शायद उसे मिसगाइड, पता नहीं, आई डोंट नो। ओके, पहले ये बताओ, यहाँ पे एक चीज देखिएगा। ये मैंने आपको एक और मिसाल दी, अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड की। अच्छा, आप चेक करें, मैंने बेस दिया हुआ है, दिया हुआ है, उसका सॉल्ट दिया हुआ है, दिया हुआ है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या उस सॉल्ट के अंदर आपको कॉन्जुगेट एसिड वाला पार्ट नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, अमोनियम। कितना इजी है। आप देखें, मेरी और एग्जाम्पल देखिएगा, लुक एट हियर। अभी अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल और दी, ये वाली। ये देखें बेटा, गौर से देखिए, थर्ड एग्जाम्पल में देखिए। मैंने आपको बेस दिया है, दिया है, उसका सॉल्ट दिया है, दिया है। जरा चेक करके बताओ, क्या सॉल्ट के अंदर कॉन्जुगेट एसिड नजर आ रहा है? हाँ, CH3NH3+ नजर आ रहा है। समझ में आई? थोड़ा गौर करना पड़ता है। अब मुझे नहीं मालूम ना वो आपको किस तरह का बफर सॉल्यूशन देगा बेटा, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ना, हमेशा याद रखिएगा, आपके सॉल्ट के अंदर कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस हिडन होता है। तो आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए पहचानने में या इक्वेशंस बनाने में। जैसे कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं, सर वो अगर इक्वेशंस बन जाए ना जो आप शुरू में बनाते हैं, फिर तो हम पूरा सवाल कर लेंगे। नहीं ना, ऐसा थोड़ी है। अब मैं तुम्हें पेपर में आके इक्वेशंस बना के दूंगा, नहीं ना। तो आप खुद से पहचान सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने अभी अभी आपको दी बेटा, गौर से देखिए, लुक एट हियर, इसको गौर से देख लीजिए। एसिड और सॉल्ट, आपके सॉल्ट के अंदर आपके एसिड का कॉन्जुगेट बेस HPO4 2 छुपा हुआ है, गौर से देखें। हमेशा होता है, हमेशा। तो लोग कहते हैं ना, आप कैसे बना लेते हैं कॉन्जुगेट बेस, कैसे पहचान लेते हैं? सॉल्ट को देख के पहचान लेता हूं, दैट्स इट। सॉल्ट में हमेशा कॉन्जुगेट बेस होता है। अच्छा, इसमें ना हैरान होने वाली बात नहीं है कि बड़ी ट्रिक बता दी, यही सिंपल सी बात है। मुझे ये बताओ बेटा, एसिडिक बफर में सॉल्ट क्यों डालते हो? कॉन्जुगेट बेस के लिए। अच्छा, बेसिक बफर में सॉल्ट क्यों डालते हो? कॉन्जुगेट एसिड के लिए। तो ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो मैं आपको बताऊं बड़े राज की बात है। भाई राज की बात नहीं है, थोड़ा गौर करने वाली बात है, that's it। राज वाज कुछ भी नहीं है, सही है? एक आखिरी एग्जाम्पल देके अपनी बफर सॉल्यूशंस की एग्जाम्पल्स को एंड करूंगा। एक पास पेपर का और सवाल मुझे याद आया बेटा, ब्लड बफर। जो लोग बायो वाले हैं उन्हें तो ऑलरेडी पता होता है ब्लड बफर क्या होता है, पता है ना? ब्लड बफर, ये भी अक्सर पूछता है बेटा, ब्लड बफर। ब्लड बफर में, अच्छा पहले तो एक चीज, मैं इससे पहले कि आपको ब्लड बफर के बारे में बताऊं, देखो बेटा, मैंने अब तक आपको जो बफर सॉल्यूशंस बताए हैं वो सब सिंथेटिक हैं, आपने बनाए हैं, मैन मेड है। ब्लड आप नहीं बना रहे, नेचुरल है। इसका मतलब है ब्लड का बफर क्या है? नेचुरल बफर है। अच्छा, अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, देखें, बेवकूफाना बात हो गई ना कि भाई बफर क्या होता है? एसिड और उसका सॉल्ट होता है, बेस और उसका सॉल्ट होता है, ठीक है? आपने कभी देखा आप अपने ब्लड में बफर मेंटेन रखने के लिए थोड़ा सा एसिड पी रहे हैं, उसके बाद थोड़ा नमक खा रहे हैं और तुम हिल रहे हैं कि हाँ चलो बफर बन गया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। कभी आपने सुना कि यार वो मेरे ब्लड का बफर थोड़ा आगे पीछे हो रहा है तो मैं जरा सॉल्ट खा लूं, या मैं थोड़ी एसिड थोड़ी बेस खा लूं? ऐसा कभी नहीं हुआ, राइट? अच्छा, ऐसा जरूरत क्यों नहीं है? पहली बात, ऐसी जरूरत इसलिए नहीं है बेटा कि आपके ब्लड के अंदर उसका एसिड और कॉन्जुगेट बेस खुद ब खुद प्रिपेयर हो रहे होते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं होती कुछ करने की, वो नेचुरल बफर होता है। अब देखें कैसे, मैं समझाता हूं, छोटी सी बात। ये देखिए बेटा,
मैं थोड़ा बैकग्राउंड से समझाऊंगा तो मुझे उम्मीद है आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, आप सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, मानते हो? अच्छा, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पहले तो छोटी सी बात, अगर आपके पास बायो है तो मुझे यकीन है आपको मुझसे ज़्यादा डिटेल पता होगी कि आप जब सांस लेते हैं तो बॉडी में फंक्शन क्या क्या हो रहा होता है। आपका ब्लड ऑक्सीजन को लेके जा रहा होता है एक एक सेल के अंदर, और उस एक एक सेल के अंदर फूड की कंबशन होती है। कंबशंस आर एक्सोथर्मिक। उससे एनर्जी मिलती है जो हर सेल में स्टोर हो रही होती है। कितने माइक्रो लेवल पे काम हो रहा होता है, एनर्जी स्टोर होती रहती है। और कंबशन इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी स्टोर हो गई। कंबशन से प्रोड्यूस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड उसी ब्लड के जरिए से वापस एक्सहेल कर दी जाती है, भेज दी जाती है लंग्स में, और आप बाहर एक्सहेल कर देते हैं। अब आप देखिए, आपने ऑक्सीजन ली, कंबशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। अब देखिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के क्या बना लेगी? देखते जाइए, ये आपके ब्लड में खुद ब खुद बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर क्या बना लेती है? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। हो गई। ये कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, और से देखिएगा आपके ब्लड में डिसोसिएट भी हो रहा होगा। सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, जितनी जरूरत है बना लिया। ये डिसोसिएट होके देगी बेटा HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव। एग्री करते हो? अच्छा, अब इस पूरी इक्वेशन में चेक कीजिए बेटा। सबसे पहले ये बन गया आपका एसिड, बन गया। हेलो। और बेटा ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो अब आप सोचें, अगर कार्बोनिक एसिड एज एन एसिड, वीक एसिड बिहेव कर रहा है, तो हमें उस वीक एसिड का क्या चाहिए? सॉल्ट। वो सॉल्ट भी आपके ब्लड में ऑटोमेटिकली बन रहा है कॉन्जुगेट बेस की फॉर्म में। अब आप बोलेंगे सर वो तो वीक एसिड है तो थोड़ा सा डिसोसिएट होगा। कोई बात नहीं, जब आपको ज्यादा जरूरत होगी कॉन्जुगेट बेस की, आप ज्यादा कार्बोनिक एसिड ब्लड बनाएगा और ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। यानी जितना रिएक्टेंट ज्यादा होगा बेटा, कार्बोनिक एसिड ज्यादा होगा, हो गया, उतना इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो ऑटोमेटिकली कॉन्जुगेट बेस बनना शुरू होगा, नहीं होगा? होता जाएगा। तो आपका ब्लड कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम शिफ्ट करके ऑटोमेटिकली मेंटेन करता रहता है। आपने कभी नहीं सुना कि यार वो कार्बोनिक एसिड तो बन गया है, अब सॉल्ट मुझे ना खाना पड़ेगा ताकि कॉन्जुगेट बेस बन जाए। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं होती। इसीलिए आप देखें बेटा, आप एसिडिक और अल्कलाइन चीजें पूरा दिन खाते रहते हैं, आपको कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका ब्लड क्या है? बफर है। और वो आपकी पीएच को क्या करता रहता है? मेंटेन करता रहता है। तो एक्चुअली ये जो ब्लड बफर होता है, ये दो चीजों की कॉम्बिनेशन को कहते हैं बेटा। एक कार्बोनिक एसिड H2CO3 और प्लस एक हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं बेटा। अब आप सोचें, अगर मैं आपसे कहूं आप कुछ एसिडिक खाते हैं, एडिशन ऑफ एसिड, आपने कुछ एसिडिक खा लिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपके ब्लड में कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? ट्राई करें। सो सिंपल, एडिशन ऑफ एसिड में खुद से कर सकते हैं आप। और बेटा एडिशन ऑफ बेस में खुद से करें, ट्राई करें। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी बात है बेटा। एडिशन ऑफ बेस, जब आप एसिड डालेंगे तो HCO3 नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? H2CO3। और जब आप बेस खाते हैं तो एसिड से रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा? HCO3 नेगेटिव, साथ में क्या बना लेगा? वाटर। आप चेक करें बेटा, चाहे नेचुरल बफर हो, आर्टिफिशियल बफर हो, दो चीजें हमेशा सेम होती हैं। एक, एसिड डालो बेस से रिएक्ट करेगा, बेस डालो एसिड से रिएक्ट करेगा।
दो। ओवरऑल इक्वेशन हमेशा वही बनेगी जो सब बफर्स की बनती है, क्या? H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स यू H2O। और आपकी बॉडी में इतना बेहतरीन सिस्टम है नेचुरली कि अगर आप बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ भी खा लेना तो बहुत ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बनने की सूरत में आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है। यानी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, सुनिए। जैसे सपोज करो कोई बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खा ले, तो पता है ये इक्विलिब्रियम सिर्फ फॉरवर्ड की तरफ नहीं जाता, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड भी जा रहा है, ऐसे भी हो रहा होता है, यूं भी कर सकता है, वापस भी जा सकता है, ऐसे। यानी अगर सपोज करो आपके ब्लड में कार्बोनिक एसिड बहुत ज्यादा हो गया, कुछ भी नहीं होगा, वो ब्रेक डाउन होके क्या बना देगा? CO2 और H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल कर देते हैं, दैट्स इट। तो बड़ा बेहतरीन सिस्टम है बफर, ब्लड का बफर बहुत बेहतरीन सिस्टम। बहुत रेयर केसेस में होता है, या बहुत कोई एक्सट्रीम अगर एसिड बेस खा ले तो एक अलग बात होती है, वरना सारा दिन आपका ब्लड जो है ना यही काम करता रहता है, आपकी एसिडिक और अल्कलाइन चीज़ों को क्या करता रहता है? न्यूट्रल। क्योंकि आपकी ब्लड की पीएच मेंटेन रहना ज़रूरी है आपके लिए, पता है ना आपको। और वैसे भी जो बायो वाले हैं वो तो और अच्छी तरह जानते हैं कि पीएच एंजाइम्स जो होते हैं, जो आपकी बॉडी के फंक्शंस वगैरह करते हैं, वो पीएच डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए आपकी पीएच मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। ब्लड बफर, मैंने आपको एग्जाम्पल दी, देखो बेटा, मैं थोड़ा सा बात को समराइज करता हूँ, सुने। मैंने आपसे कहा, सबसे पहले मैंने आपको पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कलीज बताई। फिर मैंने आपको पीएच ऑफ वीक एसिड और वीक एल्कलीज का तरीका बताया। उसके बाद हम आ गए बफर सॉल्यूशंस पे। तो अब एक सवाल यहाँ पे होता है कि सर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली की पीएच निकालना सिखाई, आपने वीक एसिड वीक एल्कली की पीएच निकालना सिखाई, तो सर ये जो बफर सॉल्यूशंस की आप कह रहे हैं बार बार पीएच लेस देन 7 होती है, ग्रेटर देन 7 होती है, या बफर सॉल्यूशंस की जो पीएच होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, या अगर हमें कोई आर्टिफिशियल बफर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सही है। आपके जितने ड्रग्स वगैरह होते हैं ना, जितनी भी ड्रिप्स वगैरह इंजेक्शंस वगैरह, ये सब बफर सॉल्यूशंस हैं और ये आर्टिफिशियल है, आपने बनाया। वो जरूरी है। आप जब किसी को मेडिसिन देते हैं तो ये वो बफर सॉल्यूशंस में ही होती है, ताकि वो आपकी पीएच में गड़बड़ ना कर दे, नहीं तो गड़बड़ियां हो जाएंगी। सही है। तो इंशाल्लाह अब जो हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे ना, वो कैलकुलेशंस होंगी बफर की कैलकुलेशंस इंशाल्लाह। ठीक है। तो सी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको स्टार्ट कराऊंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।